गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहेगी हरियाणा जीके की, इसमें हम हरियाणा का पशुपालन करने वाले हैं। हरियाणा का पशुपालन जो है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में या सीटी की किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। हरियाणा पुलिस में तो स्पेशल मेंशन करके दे रखा है कि एनिमल हस्बेंड्री जो हरियाणा का पशुपालन पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी, इस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन दिया था। इससे पहले जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन ये था, हरियाणा का पहला पुरुष वित्त मंत्री कौन बना था। तो साथियों, इसमें कमेंट आपने करके बताना है। आज की क्लास का क्वेश्चन ये रहा ऊपर। तो पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उस पर बात करते हैं, हरियाणा का पहला पुरुष वित्त मंत्री कौन बना था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाबू मूलचंद जैन जो है ये हरियाणा के पहले पुरुष वित्त मंत्री बने थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा का पहला वित्त मंत्री या फिर ये पूछ ले पहली महिला वित्त मंत्री, तो साथ ही जो पहला वित्त मंत्री था वो एक महिला ही थी और वो महिला थी ओम प्रभा जैन। कौन थी? ओम प्रभा जैन। साथियों, ओम प्रभा जैन जो है ये कैथल से 4 बार, 10 बार नहीं, कैथल से 4 बार विधायक रही है। कैथल से कितनी बार? 4 बार विधायक रही है ओम प्रभा जैन। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय जो पहला मुख्यमंत्री बना था हरियाणा का, भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा जो थे पहले मुख्यमंत्री, इस पहले मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट बनी थी, इनकी जो मंत्रिमंडल बना था, तो उस मंत्रिमंडल के अंदर वित्त मंत्री जो बनी थी वो ओम प्रभा जैन बनी थी। और फिर हरियाणा में इलेक्शन हुआ अगले साल 1967, 1967 में। तो 1967 के अंदर जब सरकार बनी थी तो उस समय राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे। और इस राव वीरेंद्र सिंह की जो सरकार बनी थी, इस सरकार के अंदर वित्त मंत्री जो रहे थे वो कौन बन रहे थे? बाबू मूलचंद जैन रहे थे। साथ ही बाबू मूलचंद जैन का अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म तो हुआ था सोनीपत के अंदर। साथियों, कहां हुआ था? सोनीपत में इनका जन्म हुआ था, सोनीपत में। और अगर इनका संबंध पूछ लिया जाए कर्म भूमि के रूप में, तो कर्म भूमि में इनका संबंध पूछ लिया जाए तो साथियों अंबाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि 1967 के अंदर, ये मैंने यहां लिख दिया, 1967 के अंदर ये घरौंडा से विधायक बने थे। घरौंडा से विधायक बने थे। तो घरौंडा से विधायक बने थे बाबू मूलचंद जैन। और साथियों, बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ हरियाणा का गांधी। तो हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, बाबू मूलचंद जैन। सिकंदरपुर गांव सोनीपत के अंदर गोहाना में पड़ता है, तो उनमें इनका जन्म हुआ था। और कर्म भूमि पूछे तो अंबाला है। साथियों, इतनी सारी बातें आपके साथ साझा कर दी है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों, आज मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने साझा कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा। रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? तो मुगल चित्रकारी, राजपूत चित्रकारी, गुप्त चित्रकारी, या फिर मुगल चित्रकारी, या फिर ई ऑप्शन। उत्तर नहीं देना चाहते साथियों, मैं तो यही कहूंगा ई ऑप्शन पे आप मत जाना बिल्कुल भी। और ई ऑप्शन आपको क्वेश्चन मिलेगा ना जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो वहां भी आपने ई ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना। ए बी सी डी में से नहीं आता तो तुक्के भी मारेंगे तो ए बी सी डी में मारेंगे, ई ऑप्शन को कभी भी फिल नहीं करेंगे। तो चलो, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिर आइए साथियों, आज की क्लास जो है, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रानीखेत बीमारी जो है ये किस पशु से संबंधित है? तो साथियों, ऑप्शन पे ध्यान देना जरूर, क्योंकि रानीखेत बीमारी जो है वो पक्षियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है वो खासकर पक्षियों से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में अगर देखोगे तो सुअर, गाय, भेड़, मुर्गी। तो ऑप्शन के अंदर केवल और केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें पक्षी का नाम है, तो वो पक्षी का नाम दे रखा है तो किससे है? मुर्गी से। मैं थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा भी करूंगा पक्षियों में किन किन पक्षियों से संबंधित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पक्षियों में ये मुर्गी से, खासकर मुर्गी से ज्यादा जो हो प्रभावित होती है। रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों को प्रभावित करती है। लेकिन बतख भी
प्रभावित होती है इस बीमारी से। तितर भी इसी रानीखेत बीमारी से प्रभावित होते हैं। साथियों कबूतर जो है वो भी इसी बीमारी से प्रभावित होते हैं। कौवे जो होते हैं, कौवे, तो कौवे भी इसी बीमारी से प्रभावित होते हैं। साथियों एक और पक्षी का नाम है गिनी, ये गिनी भी इसी बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो पक्षी जो है सर्वाधिक बीमारी जो है रानीखेत बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा पक्षियों में भी, तो कौन प्रभावित हो रहा है, मुर्गी प्रभावित हो रहा है। इसलिए अगर 4 ऑप्शन में आपको कबूतर, बतख, तितर ये दे के चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी दे दे, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर बन जाएगा। और उपयुक्त सभी ना दे लेकिन 4 पक्षियों के ही नाम दे दे तो उसमें मुर्गी ऑप्शन मिलेगा, तो मुर्गी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक संक्रामक बीमारी है, क्या है, एक संक्रामक बीमारी है, ये संक्रामक बीमारी है और ये विषाणु के द्वारा फैल रही है, विषाणु के द्वारा फैलती है। और इसके विषाणु का नाम है पैरामाइको, पैरामाइक्सो जो है ये इसके विषाणु का नाम है। और साथियों वैज्ञानिकों के द्वारा जो इस विषाणु की खोज करी गई थी, या विषाणु जो है वो मुर्गियों में लक्षण उसके मिले थे, तो 1639-40 के अंदर जो है ये उत्तराखंड का शहर है रानीखेत। तो उत्तराखंड का रानीखेत शहर जो है, रानीखेत शहर, इस रानीखेत शहर के अंदर वैज्ञानिकों ने सबसे पहले पक्षियों के अंदर, और पक्षियों में कौन सी, मुर्गियों के अंदर सबसे पहले इस बीमारी जो है उसको चिन्हित किया गया था। और ये सबसे ज्यादा पहली बार चिन्हित किया गया था रानीखेत शहर में। इसी कारण इस बीमारी को नाम दिया गया रानीखेत बीमारी। तो रानीखेत बीमारी का संबंध मुर्गियों से हो जाएगा या पक्षियों से हो जाएगा। पक्षियों में फिर मैंने आपसे सारी बात साझा कर दी है। साथियों इसके लिए वैक्सीन जो तैयार की जाती है या वैक्सीन दी जाती है, तो मुर्गियों में वैक्सीन दी जाती है वो F1 लाइव के नाम से भी दी जाती है, LAST और लास्टो के नाम से भी जाती है, और RB स्टेरन जो है इसके नाम से भी दी जाती है। N है ये लास्ट में N। तो ये वैक्सीन जो है इस बीमारी से संबंधित वैक्सीन जो है ये भी डोज के रूप में मुर्गियों को दी जाती है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका या मुंह पका की बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है। तो साथियों पशुओं के अंदर ये बीमारी होती है, तो किस मौसम में होती है, सर्दी में होती है, गर्मी में होती है, बरसात में होती है, या फिर बसंत में होती है। साथियों ये जो बीमारी है खुरपका, तो साथियों खुरपका बीमारी जो है ये वायरस के द्वारा होती है। किससे होती है, वायरस के द्वारा होती है। और वायरस के द्वारा होती है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत में ये है एशिया वन एक विषाणु है, एशिया वन नाम से एक विषाणु है। साथ ही उस विषाणु के द्वारा बरसात के मौसम में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो कौन सा हो जाएगा, रेनी हो जाएगा, बरसात में होती है। साथियों इसी प्रकार पशुओं में एक बीमारी होती है फड़किया। पशुओं में एक बीमारी कौन सी है, फड़किया बीमारी है। साथियों जो ये फड़किया बीमारी है ये भी जीवाणु जनित बीमारी है। ये कौन सी है, जीवाणु जनित बीमारी का नाम है फड़किया बीमारी है, जीवाणु जनित है। और ये एक जीवाणु का नाम है क्लेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये जीवाणु जो है इसके द्वारा फैलती है। और ये फड़किया बीमारी है ये ज्यादातर भेड़ के अंदर और बकरियों के अंदर होती है। भेड़ बकरियों में क्या होती है, ये ज्यादा होती है, भेड़ बकरियों के अंदर ज्यादा होती है। जैसे ही बरसात का मौसम आती है तो भेड़ बकरियां चरने के लिए जैसे ही चारागाह के लिए निकलती हैं, तो वहां पर इनके भेड़ों में क्या होता है, पैरों में इनके क्या है पानी की बूंदे जो लगती हैं, तो उस कारण से इनमें बीमारी आ जाती है, फड़किया बीमारी जो है। साथियों पक्षी ये क्या बोलते हैं इनमें, पशुओं की एक बीमारी और भी है जिसको गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है। साथियों क्या है, गलघोटू बीमारी जो आती है। साथियों गलघोटू बीमारी खासकर जो है गाय, भैंस और बकरी में जो है इसमें आती है। और ये भी एक जीवाणु जनित बीमारी का नाम है। कौन सी, जीवाणु जनित बीमारी जो है ये भी जीवाणु जनित बीमारी है। और ये भी को किस ऋतु में आती है, वर्षा ऋतु में या बरसात के समय जो है ये बीमारी गाय, भैंस और बकरी जो है इनमें ज्यादातर देखने को मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं तो गाय के अंदर जो भी एक गलघोटू होता है, गाय के अंदर अगर गलघोटू होता है तो ये पास्चुरेला
पोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका से होता है। अगर भैंस के अंदर बात करूं तो गलघोटू की बीमारी जो भैंस में आती है ये पास्चुरेला, बुएसस या बुएलस बोल दे, ये सेप्टिका इसके कारण होती है। अगर मैं बात करूं कि भेड़ के अंदर जो है, भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर ये पास्चुरेला, भेड़ के अंदर पास्चुरेला ओविस इस जीवाणु के कारण होती है। इसके कारण ज्यादा जो होती है क्योंकि ये पास्चुरेला विभिन्न जातियों के अंदर रोग फैलाता है, तो गाय में, भैंस में और भेड़ों में ये ज्यादातर होता है गलघोटू। तो इसके लिए क्या है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। साथियों पशुओं की एक और बीमारी का नाम है, पशुओं की एक बीमारी है जिसको हम बीक्याऊ के नाम से जानते हैं। पशुओं की बीमारी का नाम है बीक्याऊ। साथियों बीक्याऊ जो है इसकी फुल फॉर्म बनेगी ब्लैक क्वार्टर, ध्यान रखना भाई थोड़ा सा। इसी को लंगड़ी बुखार के नाम से जानते हैं। साथियों इसी को क्या बोलते हैं, लंगड़ी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो लंगड़ी बुखार जो है ये किससे संबंधित है, ये पशुओं में है, क्योंकि जो जीवाणु के द्वारा जो बीक्याऊ बीमारी जो होती है इसके में पशुओं में बुखार भी चढ़ जाता है, और पशु जो पिछले हिस्से से, पैरों से खासकर, वो लंगड़ा के चलते, इसी कारण इसको लंगड़ी बुखार जो है वो भी बोला जाता है इसको। एक बीमारी और है पशुओं से संबंधित है, एंथ्रेक्स। तो साथियों ये भी देखना, एंथ्रेक्स बीमारी का संबंध पूछ लेगा तो पशुओं से है ये। इतनी सारी जानकारी आपके सामने साझा की है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है, सुअर जो है, सुअर, इसकी टॉमवर्थ नस्ल निम्न में से किस देश में पाई जाती है। साथियों ये जो है किस देश में पाई जाती है, तो ये इंग्लैंड में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर मैं बात करूं इससे संबंधित फैक्ट की, तो हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं कि सुअर, हरियाणा में सुअर, तो हरियाणा में साथियों 1 लाख से ज्यादा सुअर है। 1,08,000 जो है इसके आसपास जो हरियाणा में सुअर है। अगर बात करूं मैं हरियाणा जीके से संबंधित, तो सर्वाधिक सुअर की अगर बात की जाए, सर्वाधिक सुअर, तो सर्वाधिक सुअर कहां पर है, सर्वाधिक सुअर है सोनीपत में। और साथियों न्यूनतम सुअर की अगर बात करें तो न्यूनतम सुअर कहां पर हो जाएगा, न्यूनतम सुअर है मेवात जो है, इसमें न्यूनतम सुअर है। साथियों यहां से 2 क्वेश्चन और भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन तो यहाँ 4-5 और भी करेंगे हम। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, राजकीय सुअर फार्म जो है, राजकीय सुअर फार्म ये कहां पर है, तो सभी साथी इसका आंसर बता देंगे कि ये कहां पर है, हिसार के अंदर है। 1957 के अंदर हिसार में स्थापित हुआ था। साथियों अगर ये पूछे हरियाणा में, साथियों पूछ ले हरियाणा में सुअर प्रजनन केंद्र पूछ ले, सुअर प्रजनन केंद्र, सूर प्रजनन केंद्र, तो साथियों इसका उत्तर आपको अंबाला दे देना। क्या दे देना है, अंबाला दे देना। कब हुई अंबाला में, 1968 के अंदर अंबाला में, 68 था, 68 जो है इसमें। साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक, पशु आनुवांशिक आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, संसाधन ब्यूरो जिसको हम NBARAGR के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये कहां पर है, ये करनाल में है। और साथियों इसका काम क्या है, इसका काम है कि भारत में पशुओं की जो किस्में हैं, नस्लें हैं, तो पशुओं की नस्लों को मान्यता प्राप्त करना जो है वो इसका काम है। और इसने भारत के अंदर, टोटल भारत के अंदर 14 नस्लें ऐसी पंजीकृत हैं जो कहां पर हैं, 14 नस्लें जो किसकी, सुअर की, सुअर की 14 नस्लें पंजीकृत हैं। कहां पर है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में 14 नस्लें जो सुअरों की हैं वो क्या है, पूरे भारत के अंदर वो पंजीकृत है, इसने पंजीकृत कर रखा है। तो नवीनतम नस्ल कौन सी है, नवीनतम, तो साथियों नवीनतम नस्ल का नाम है अंडमानी सुअर। क्या है, अंडमानी सुअर जो है, अंडमानी सुअर। मार्च दिसंबर 2023 को जो है वो इस करनाल वाली जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है इसने इसको पंजीकृत किया था, या इसको नस्ल का दर्जा दिया गया था। साथियों एक शब्द आपने सुना होगा पिग, और एक आपने सुना होगा स्वाइन। इन दोनों में फर्क क्या है साथियों, पिग जो होता है, पिग ये तो सुअर की एक प्रजाति है। क्या है, सुअर की एक प्रजाति का नाम है, सुअर की एक
प्रजाति जो है उसका नाम है। और ये जो स्वाइन है, स्वाइन संपूर्ण सूअर को बोल देंगे, फिर संपूर्ण सूअर, सारे सूअरों को, संपूर्ण सूअर जो है वो स्वाइन कहलाएंगे। और पिग जो है सूअर की एक क्या है, नस्ल जो या प्रजाति का नाम है साथियों यहाँ पर। अगर मैं बात करूं साथियों, सूअर की कुछ नस्लें हैं, आपसे पेपर में पूछ ले, व्हाइट यॉर्कशायर, यॉर्कशायर की जो सूअर की नस्ल है ये साथियों क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई थी। तो आपसे पूछ ले कि व्हाइट यॉर्कशायर जो है ये सूअर जो है ये बताओ भाई किस देश में पाया जाता है, तो हम कह देंगे इंग्लैंड के अंदर पाया जाता है। साथियों अगर आपसे पूछ ले बर्कशायर, क्या बर्कशायर, तो साथियों बर्कशायर भी कहाँ मिलता है, तो बर्कशायर भी इंग्लैंड के अंदर ही मिलता है। साथियों आपसे पूछ ले ड्यूरोक जो है, ड्यूरोक, ये ड्यूरोक कहाँ मिलता है, तो ड्यूरोक यूएसए के अंदर मिलती है ये नस्ल। साथियों आपसे पूछे सब सूअर की सबसे छोटी नस्ल, सूअर की सबसे छोटी नस्ल जो है, इस नस्ल का क्या नाम है, तो इस नस्ल का नाम है कुने कुने। कुने कुने सूअर की क्या है, सबसे छोटी नस्ल है। साथियों आपसे पूछ ले चेस्टर व्हाइट, चेस्टर व्हाइट, तो साथियों चेस्टर व्हाइट जो नस्ल है ये कहाँ मिलती है, यूएसए के अंदर मिलती है। बाकी फैक्ट जो है फिर देखेंगे, अभी स्लाइड पूरी हो चुकी है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अंगोरा, एंगोरा, एंगोरा को एक तो नाम ये देखना साथियों, ये नाम ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, अंगोरा। अंगोरा जो है वो इस प्रकार से लिखा मिल सकता है। अंगोरा बकरे की नस्ल जो है, बकरे की नस्ल जो है इसका मूल निवास स्थान कहाँ पर है, तो साथियों अंगोरा बकरी की जो मूल जो इसमें पूछा गया था अंगोरा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो साथियों ये मध्य अमेरिका में मिलता है, कहा सॉरी मध्य एशिया के अंदर। तो ये कहाँ की नस्ल है, मध्य एशिया की। तो अंगोरा बकरी की जो नस्ल है ये कहाँ की है, मध्य एशिया की। तो यहाँ मध्य एशिया का एक देश है जो डी ऑप्शन में दे रखा है, तो साथियों यहाँ तुर्की देश लिखा जाएगा, अर्की नहीं, तुर्की देश लिखा जाएगा, तुर्की। तो तुर्की जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। साथियों अगर मैं बकरी की बात करूं, बकरी की बात करूं, तो साथियों बकरी जो है ये संस्था है, इस संस्था ने पूरे भारत में बकरियों की लगभग 37 नस्ल जो है, इस 37 नस्लों को पंजीकृत कर रखा है। साथियों हरियाणा के अंदर बकरी कितनी है, हरियाणा में बकरी, तो हरियाणा में बकरी की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो संख्या आ जाएगा, देखो 3 3 6 3 3 8, इतनी बकरियां जो है वो हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा में बकरियों की संख्या कितनी है, 3 3 6 3 3 8, यानी 33 63 38 जो है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक बकरी हरियाणा में कहाँ है, यानी किस जिले में है, सर्वाधिक बकरी की अगर बात करें तो सर्वाधिक बकरी सिरसा के अंदर है। साथियों सिरसा के बाद स्थान आता है महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ जिले का आता है, और महेंद्रगढ़ के बाद नंबर आता है भिवानी का। तो आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक बकरी कहाँ पर है, सिरसा में है। सिरसा ऑप्शन में ना मिले या सही आपको ऐसे पूछ ले ज्यादा कहाँ पर, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे, तो सिरसा महेंद्रगढ़ और भिवानी जो है ये आपने इसका आंसर बता देना है। साथियों कम पूछ ले, कम का मतलब न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम वाली बात पूछे तो सबसे कम तो पानीपत में है, और अगर पानीपत से ज्यादा की बात करें तो यमुनानगर में है। कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और साथ ही यमुनानगर से भी थोड़ा सा ज्यादा है वो कहां पर है, कैथल में। सबसे कम पानीपत में है। पानीपत के बाद अगर बात की जाएगी इसको तो किस में है, यमुनानगर में। पानीपत और यमुनानगर के बाद अगर नंबर आता है तो किसका आता है, कैथल का नंबर आता है। यानी पानीपत में सबसे कम है, उसके बाद कम नंबर वाला दूसरे नंबर पे यमुनानगर, तीसरे वाले पे कैथल है। साथ ही सर्वाधिक बकरी जो है सिरसा के अंदर है, ध्यान रखना ये भी। अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में बकरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है, हरियाणा में बकरी का प्रजनन केंद्र, हरियाणा में बकरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो साथियों सभी इसका उत्तर दे देंगे, लोहारू में है। कहां पर है, लोहारू। और लोहारू कहाँ है साथियों, भिवानी जिले का तहसील है, भिवानी की तहसील है। साथियों एक क्वेश्चन और भी यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्रीय बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम के अंदर। और साथियों मखदूम कहाँ पड़ेगा, मखदूम पड़ेगा मथुरा के अंदर। और साथियों सबको पता है मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंदर है मथुरा। अगर आपसे पूछ ले कि एनडीआरआई, एनडीआरआई जो कि करनाल में है, ये तो आपने
बताना ही चाहिए, करनाल के अंदर है। साथियों इसने एक IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इस तकनीक के द्वारा इस तकनीक के द्वारा द्वारा एक नस्ल तैयार की गई है बकरी की, जिसका नाम है नूरी। कौन सा है? नूरी। NDRI ने तैयार की है। साथियों कुछ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अंगोरा जो है, अंगोरा, ये तो आप सबको पता है कि अंगोरा बकरी जो है, ये बकरी तो तुर्की में मिलती है। कहाँ मिलती है? तुर्की में मिलती है। साथियों अंगोरा नाम से ऊन भी मिलती है। अंगोरा नाम से ऊन भी मिलती है। साथियों अंगोरा नाम से जो ऊन मिलती है, ये खरगोश से मिलती है। इससे मिलती है, खरगोश से अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है। आगे बात करें, साथ ही कुछ बकरियों के नाम है, जैसे आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये पूछ ले एंग्लो, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है एंगोरा बकरी वाला, तो एंग्लो नूबियन। साथियों ये पूछ ले एंग्लो नूबियन बकरी जो है, बताओ इसका निवास स्थान कहाँ है या किस देश के अंदर है? तो इंग्लैंड में है। कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर ये बकरी मिलती है। साथियों कुछ बकरियों के नाम यहाँ है, जैसे जमनापरी या जमनापारी बकरी जो है, ये कहाँ की है? तो जमनापरी यूपी उत्तर प्रदेश की है। साथियों आपसे पूछ ले बारबरी बकरी जो है, ये बारबरी बकरी की नस्ल बताओ कहां पर है? तो ये सोमालिया देश में मिलती है। सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश है सोमालिया। अगर आपसे पूछे कि बीटल नस्ल जो है बकरी की, ये बताओ भाई कहाँ मिलती है? तो पंजाब में मिलती है ये बीटल। आपसे पूछ ले कि सिरोही, ये बकरी की नस्ल जो है ये कहाँ है? तो सिरोही राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। साथियों एक बकरी की नस्ल है जखराना, ये जखराना नस्ल जो है ये भी राजस्थान से है, बकरी की नस्ल है। साथियों आपसे पूछ ले कि सानेन बकरी जो है, ये सानेन बकरी बताओ भाई कहां से है? तो स्विट्जरलैंड, विदेशी बकरी की नस्ल है, स्विट्जरलैंड है। और अगर आपसे पूछ ले एक टोगनबर्ग बकरी पूछ ले, कहां लिखे? यहां टोगनबर्ग। साथियों पूछ ले टोगनबर्ग बकरी जो है ये कहाँ की है? तो ये स्विट्जरलैंड की, ये भी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड के अंदर है। बाकी फैक्ट फिर देखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? साथियों केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है? तो साथियों ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर टोंक, टोंक में है। और टोंक में कहां पर है? अविका नगर। तो अविका नगर पड़ेगा टोंक के अंदर, और टोंक कहां पड़ेगा? टोंक राजस्थान के अंदर है। टोंक, टोंक जो है यहां पर है। अगर मैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करूं, तो साथियों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा हरियाणा में भेड़ जो है, हरियाणा में भेड़ बताओ भाई कितनी भेड़ें हैं हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में 2, 8, 8, 7, 6, 8। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2.8 लाख, 2.8 लाख जो है इतनी भेड़ जो है हरियाणा में है। साथियों दो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। एग्जाम में पूछ लिया सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक सभी को पता होना चाहिए भिवानी जिले के अंदर है, भिवानी में। और साथियों न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम को मैं यहाँ कम लिख रहा हूं, अगर आपसे न्यूनतम पूछ ले तो गुरुग्राम जो है, इस गुरुग्राम जिले के अंदर भेड़ जो है इनकी संख्या कम से कम है, न्यूनतम है। तो साथियों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है ये कहां पर है? तो साथियों ये हिसार में बता देना आपने, हिसार में। और साथियों ये ऑस्ट्रेलिया देश जो है, ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से जो है वो स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखना। साथियों यहाँ क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये तो आप सभी को पता ही कहां पर है, ये अविका नगर है। अविका नगर टोंक, टोंक राजस्थान में पड़ता है। साथियों अब मैं बात करूं, वही जिक्र करूं, MBAGR, इसने भारत के अंदर भेड़ों की जो है वो 44 नस्लें जो हैं, इन 44 नस्लों को पंजीकृत कर रखा है, पंजीकृत कर रखा है। साथियों हरियाणा में ही है, हरनाली, हरनाली, हरनाली भेड़,
हरनाली भेड़ जो है ये हरियाणा में विकसित की गई थी और साथियों ये क्रॉस ब्रीडिंग से यानी संकर नस्ल की जो है वो तैयार की गई थी। और साथियों इसको तैयार करने का काम किया था लुआस ने। लुआस विश्वविद्यालय जो हरियाणा का एकमात्र जो है विश्वविद्यालय है जो इस प्रकार के काम कर रहा है। लुआस वाला जो है एकमात्र विज्ञान का विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के अंदर लुआस जो है ये है। साथियों हरनाली के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट आपसे साझा करूं तो देखो यहां पर लिखने वाले हैं हरनाली। साथियों हरनाली जो है ये 65 62 आएगा शायद 62.5 और एक तरफ लिख लेंगे 37.5 यानी ये दो अलग अलग बकरियों से तैयार की गई नस्ल है हरनाली दसन। 62.2 तो विदेशी नस्लों से तैयार की गई थी और इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्वदेशी नस्ल जो है 37.5 तो उसमें स्वदेशी बकरी जो है सॉरी भेड़ जो है उनका संकर तैयार किया गया था, उनसे संकर तैयार किया गया था। तो विदेशी जो है विदेशी तो रूस की मेरिनो। साथियों एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि मेरिनो भेड़ कहाँ की है, तो मेरिनो भेड़ हो जाएगी रूस की हो जाएगी। और साथियों यहीं पर ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का ही पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है, इसकी एक भेड़ है कोरिडेल। तो ये ध्यान रखना विदेशी की बात करें विदेशी भेड़ रूस की तो मेरिनो है, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड दोनों देशों में मिलती है कोरिडेल। कोरिडेल भेड़ जो है और मेरिनो भेड़ जो है ये विदेशी भेड़े हैं, इनसे संकर तैयार किया गया था स्वदेशी भेड़ के साथ और बना दिया हरनाली। तो स्वदेशी भेड़ में फिर एक नाली भेड़ आती है राजस्थान की। नाली भेड़ जो है इस नाली भेड़ को स्थानीय भेड़ या स्वदेशी भेड़ जो है ये नाली भेड़ का कोरिडेल मेरिनो से संकर क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नई नस्ल तैयार की लुआस विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा हरनाली। तो हरनाली भेड़ जो है ये लुआस विश्वविद्यालय ने तैयार की गई थी और ये किस किस का मिश्रण है संकर से तैयार की गई थी, तो विदेशी और स्वदेशी। विदेशी में मेरिनो और कोरिडेल और स्वदेशी जो भारत की है और राजस्थान की है, वैसे राजस्थान की है नाली। नाली कहाँ की है राजस्थान की, ये भी ध्यान रखना। नाली राजस्थान में लिख भी देता हूं नाली राजस्थान। तो ये तैयार की गई थी यहां से। साथियों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरिनो भेड़ जो है ये मेरिनो भेड़ मुख्य रूप से कहाँ की है, तो मुख्य रूप से स्पेन की है। वैसे तो रूस में भी मेरिनो है लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो मुख्य रूप से स्पेन को मानी जाती है। साथ ही आपसे पूछ ले कराकुल भेड़ जो है कराकुल, ये कराकुल भेड़ कहाँ की है, तो साथियों कराकुल भेड़ मध्य एशिया की है। और साथियों मध्य एशिया में देश जो आते हैं जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं ईरान इराक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को आप लिखना अफगानिस्तान। और मध्य एशिया के साथ साथ जो है ये पश्चिमी कह दे यूरोप इसके देशों में पाई जाती है, यहीं से इसका संबंध मिल जाएगा। आपसे पूछ ले लिंकन भेड़। लिंकन आप सभी फैक्ट को ध्यान रखना। लिंकन इंग्लैंड की भेड़ है। कहाँ की भेड़ है, लिंकन जो है इंग्लैंड की भेड़ का नाम है लिंकन। आपसे पूछ लिए नेल्लोर भेड़ जो है ये कहाँ की है। साथी नेल्लोर कुछ कुछ याद आ रहा आपको, नेल्लोर हाँ सुना सुना लग रहा है, आंध्र प्रदेश की है भाई, आंध्र प्रदेश। एपी से आंध्र प्रदेश आप पूरा लिखना, कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले और वहां पर एपी को आप अरुणाचल प्रदेश बना दो तो एपी का मतलब आंध्र प्रदेश जो है ये है। साथ ही एक भेड़ जो है उसका नाम है सोनाडी। सोनाडी भेड़ पूछ ले आपसे, नाली भेड़ पूछ ले आपसे, मारवाड़ी भेड़ पूछ ले आपसे, चोकला भेड़ पूछ ले, ये सारी की सारी आपने कहाँ की बता देनी है, ये स्वदेशी है राजस्थान की है, स्वदेशी है राजस्थान की है। साथियों आपसे पूछ ले लिचेस्टर, वाइट कर लेते हैं, लिचेस्टर भेड़ जो है ये बता दो, तो लिचेस्टर भेड़ जो है इंग्लैंड की है। कहाँ की है, इंग्लैंड की है। साथियों अगर कहीं नाम मिलता है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं भाई, इसको यहाँ पर नोट कर लेना, सबसे ऊपर बीच में कहीं जगह नहीं मिल रही तो ऊपर नाम जरूर लिख लेना, आपसे पूछ सकता है। साउथ डाउन भेड़। साथियों साउथ डाउन भेड़ कहाँ की है, ये भी इंग्लैंड की भेड़ का नाम है। तो कहाँ की है, इंग्लैंड की भेड़ है। साथियों एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपसे, अगर पूछ ले एग्जामिनर भूल चूक से पूछ ले तो देखो यहां से इसको क्लियर करते हैं। तो आपसे पूछ ले रेम्बुल्ट,
रेम्बुलेट भेड़ जो है, ये भेड़ का नाम है रेम्बुलेट। तो साथियों कहाँ की भेड़ का नाम है? फ्रांस की। क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, बशर्ते ये हो कि आपने उसको पहले पढ़ा हो। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम उसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब बैठे तो क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए कि ये क्वेश्चन पे तो हमने पहले मेहनत कर रखी है, तब तो इसका आंसर ये है और मैंने इसका आंसर सही बता दिया। उसी समय हो जाना चाहिए, आंसर किया है ना आए हमें पता लग जाना चाहिए भाई ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बहुत विस्तार से, हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं भाई, बहुत विस्तार से गहराई के साथ पढ़ रहे हैं। गाय भैंस जो है इसका औसत तापक्रम कितना है? तो साथियों औसत तापक्रम की अगर बात करूं तो मैं आपसे तापक्रम के साथ साथ अगर 2-3 फैक्ट और लिखवा दूं तो ठीक रहेगा। आप नोट कर लेना भाई इनको। यहां पर आप पशु लिख लेना कि कौन कौन से पशु हैं। यहां पर एक कॉलम बना लेना जिसमें आपको मिल जाए कि नाड़ी दर, पशुओं की नाड़ी दर भी एग्जाम के अंदर आ जाती है, पर मिनट की आप लिख लेना। पशुओं के अंदर साथियों श्वसन दर भी पूछी जाती है, पशुओं में श्वसन दर, और श्वसन दर प्रति मिनट की बात कर रहे हैं। साथियों औसत तापमान, औसत तापमान जो है, इस औसत तापमान की भी बात करें तो साथियों कुछ 4-5 पशु तो कम से कम भी करने वाले हैं। तो 4-5 पशु तो हम कम से कम करने वाले हैं भाई। तो चलो इतने पशु तो जरूर करेंगे। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आ जाएंगे। जैसे एक पशु गाय कर लेते हैं। गाय में नाड़ी दर की अगर बात करें तो 40 से 50 नाड़ी दर जो है प्रति मिनट है। गाय के अंदर श्वसन दर की बात करें तो 20 से 25 श्वसन दर 1 मिनट के अंदर गाय के अंदर होता है। टेम्परेचर की बात करूं तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन सी इसका गाय और भैंस, भैंस भी देख लेंगे, लेकिन ये सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगर मैं बात करूं अब भैंस की, तो साथियों भैंस की अगर बात करूं तो भैंस के अंदर नाड़ी दर की अगर बात करें तो कितनी है प्रति मिनट? 40 से 45 है। अगर मैं श्वसन दर की बात करूं तो 18 प्रति मिनट है ये। औसत के टेम्परेचर की बात करूं, औसत कितना है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है औसत की बात करूं। साथियों भेड़ और बकरी दोनों की ही बात कर लेते। भेड़ और बकरी इन दोनों में नाड़ी दर की बात करें तो 70 से 80 प्रति मिनट नाड़ी दर है, और 12 से 20 जो है इसमें श्वसन दर प्रति मिनट होती है। टेम्परेचर की बात करूं तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इनका टेम्परेचर होता है। साथियों अगर मैं सुअर की बात करूं, सुअर की, सुअर में नाड़ी दर कितनी होती है? 60 से 80 नाड़ी दर होती है, और 8 से लेकर और 18 तक इसमें श्वसन दर प्रति मिनट होती सुअर के अंदर। और टेम्परेचर की बात करूं तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। साथियों मैं ऊंट की बात करूं, रेगिस्तान के जहाज की बात करूं तो इसमें नाड़ी दर जो है ऊंट के अंदर लगभग 28 से 32 प्रति मिनट नाड़ी दर है। और अगर श्वसन दर की बात करूं तो 5 से 7 श्वसन दर प्रति मिनट, यानी सांस लेते हैं 5 से 7 बार प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर। और अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। साथियों अगर मुर्गी की बात करूं, बाकी के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, तो फिर कभी देख लेंगे, अगले क्वेश्चन आते रहेंगे, अब तो रोज क्लास चलेंगी। मुर्गी के अंदर बात करूं तो 200 से 400 नाड़ी दर प्रति मिनट, 200 से 400 मुर्गी के अंदर होती है। और श्वसन दर की बात करूं तो 1530 श्वसन दर जो है मुर्गी के अंदर होती है। टेम्परेचर की बात करूं तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका टेम्परेचर होता है। उम्मीद करता हूं साथियों ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के अंदर 101.5 होता है, वैसे तो 101 भी मिल जाएगा, 101.5 फ़ारेनहाइट जो है वो है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब देखते हैं साथियों कुछ फैक्ट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। साथियों वही फैक्ट है NB AGR, मैंने आपसे इसकी चर्चा कर ली थी, ये करनाल के अंदर है। साथियों इसने, और इसका नाम क्या है फिर से ध्यान रखना, आपने पहले पढ़ा है तो अभी याद नहीं होगा, लेकिन आप लिखेंगे उसको हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल के अंदर है, और इसने गाय की 53 नस्लें जो हैं, गाय की 53 नस्लें जो है ये पंजीकृत कर रखी हैं, 53 नस्लें पंजीकृत कर रखी हैं। अगर मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन की यहां बात करूं, विदेशी गोवंश क्या है? विदेशी गोवंश, और इस विदेशी गोवंश में यौनास्ती
यौन अवस्था, यौनावस्था, यौवन अवस्था जो है इसकी अवधि आपसे पूछ ले, इसकी अवधि आपसे पूछ ले। और साथियों एक है देसी गाय हमारी जो विदेशी नहीं, देसी गोवंश, इसमें पूछ ले तो कितनी होगी। साथियों विदेशी के अंदर अगर पूछे आपसे तो 18 से 24 माह जो है ये हो जाएगी विदेशी में। और साथियों देसी में अगर बात करें 24 से 30 माह, तो 24 माह में 2 साल और 30 माह में 2.5 साल, 2-2.5 साल इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। 2 साल जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं साथियों। अगर आपसे पूछ ले, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि गाय में स्ट्रस की, स्ट्रस होता है साथियों मध्यकाल बोलते हैं स्ट्रस को, स्ट्रस की अवधि कितनी है, स्ट्रस की अवधि कितनी होती है। या फिर पूछ ले गाय में स्ट्रस चक्कर, स्ट्रस चक्कर जो है, मध्यकाल चक्कर जो है, मध्यकाल चक्कर, इसकी अवधि कितनी है। तो साथियों ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन का आंसर। साथियों स्ट्रस मध्यकाल की अवधि तो हो जाएगी 10 से 24 घंटा। और साथियों 10 से 24 घंटे को मैं कह सकता हूं लगभग एक दिन भी होता है। और मध्यकाल चक्कर का जो होता है, इसका स्ट्रस चक्कर जो होता है वो 21 दिन का होता है। कितना होता है? 21 दिन का होता है लगभग। अगर मैं बात करूं गर्भ धारण की, गर्भ धारण, गोवंश जो है साथियों गर्भ धारण की इसके दिन की अवधि कितनी है? 280 दिन। साथियों कई बार 280 दिन ना मिले आपको और ऐसा मिल जाए कि 9 माह प्लस 9 दिन, बहुत अच्छा है भाई। 9 महीने यानी 9 माह 9 महीने 9 दिन यानी 280 दिन आपने याद कर लेना है। साथियों यहां से कुछ फैक्ट आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक गौशाला कहां पर है। सर्वाधिक गौशाला यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशाला कहां पर है, तो सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई सिरसा में है। और अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम गौशाला कहां पर है, तो साथियों न्यूनतम गौशाला रेवाड़ी के अंदर है। और साथियों पहली गौशाला रेवाड़ी में ही खुली थी, ये भी बात ध्यान रखना। साथियों हरियाणा के अंदर गाय अधिक सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कम गाय कहां पर है, तो आप सबको पता है कम गाय पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? गायों की कम संख्या, न्यूनतम गाय कहां पर है? पंचकुला में है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हरियाणा में सबसे अधिक, हरियाणा में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, तो साथियों ये दूध देने वाली गाय का नाम है हरदेनु। साथियों हरदेनु गाय जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। और इस गाय को जो तैयार किया गया था ये भी क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार है, लुआस के द्वारा तैयार किया गया था। साथियों लुआस की फुल फॉर्म मैं आपसे नहीं बताऊंगा, आपने कमेंट करके बता देना है कि लुआस की फुल फॉर्म क्या बनेगी। लुआस विश्वविद्यालय जो है, जो कि हिसार के अंदर है, लाला लाजपत राय के नाम से, पूरा फुल फॉर्म बतानी है आपने। लुआस की फुल फॉर्म मैं नहीं बताने वाला, आप बता देना, कमेंट करके जरूर बता देना। साथियों लुआस जो है ये होलिस्टन फ्रीजन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, आप पूरा नाम लिख लेना। होलिस्टन फ्रीजन 62.5% जो है होलिस्टन फ्रीजन से इसका संकलन करवाया गया था। और साहिवाल से भी इसका संकलन करवाया गया था, साहिवाल। और हरियाणवी नस्ल की जो है, हरियाणवी, ऐसे हरियाणवी। साथियों इन दोनों से होलिस्टन फ्रीजन जो है, इस होलिस्टन फ्रीजन का तो यहां पर 62.5% था। और ये कितना बच गया? 37.5% जो है। इन दोनों को क्रॉस करवा के जो तैयार की गई नस्ल थी वो हरदेनु नस्ल थी। कौन सी थी? हरदेनु नस्ल। और हरदेनु नस्ल को तैयार करने का काम किसने किया था? ये लुआस विश्वविद्यालय ने किया था, ये भी ध्यान रखना। लुआस की फुल फॉर्म आप ऑप्शन में जरूर बता देना। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है
बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? मटन कहा जाता है, चिकन कहा जाता है, चेवन कहा जाता है या फिर बीफ कहा जाता है? तो साथियों, बकरी का जो मटन है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको चेवन के नाम से जाना जाता है, बकरी के मटन को। अभी आपसे क्लियर हो जाएगी बकरी के मटन को क्या कहा जाता है। आ जाओ, बकरी के मांस को, बटन मटन को नहीं भाई, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। साथियों, फिर ये मटन जो है, ये मटन किसका है मांस है? तो मटन भेड़ जो है इसका मांस खाना। साथ ही बी ऑप्शन में दे रखा है चिकन। चिकन जो है ये मुर्गी के अंदर, मुर्गी का जो मांस होता है वो होता है। और चेवन का आपको पता ही चल गया ये किससे है, बकरी का मांस का नाम है। और बीफ साथियों गाय जो है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? गाय को, तो गोवंश जो है, गाय जो है, इसके मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। साथियों, हिरण जो है, हिरण, हिरण का मांस क्या बोलते हैं? तो वेनिसन बोलते हैं। हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? वेनिसन, वेनिसन। साथ ही सुअर जो है, सुअर, सुअर के मांस को क्या बोला जाता है? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। लेकिन पोर्क तो कच्चा मांस होता है। पोर्क मांस कैसा होता है? कच्चा मांस होता है। और पका मांस क्या होता है? फिर पका हुआ मांस जो है सुअर का, पका हुआ मांस कौन सा होता है? तो सुअर का पका हुआ मांस को बोलते हैं बेकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकोन बोलते हैं। BACON, बेकोन जो है वो बोलते हैं। ये बेकोन जो है बैक साइड का मांस होता है। कौन सा होता है? बैक साइड का, बैक साइड का, यानी आधे हिस्से की पिछला जो पार्ट बच गया वो हिस्सा जो होता है वो बेकोन कहलाता है। और बेकोन पका हुआ मांस होता है। कहते हैं सुअर की जो चर्बी होती है, सुअर की चर्बी, तो इस सुअर की चर्बी को किस नाम से बोलते हैं? सुअर की चर्बी, चर्बी जो है इसको लाड कहा जाता है। सुअर लाड नहीं भाई, देख कुत्ता है लाड बना दे इसका, LARD, लाड कहा जाता है इसको। साथियों, छोटा बछड़ा जो होता है, छोटा बछड़ा, छोटा बछड़ा जो होता है, छोटा बछड़ा, इसको व्हील बोलते हैं। इसके मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। साथियों, मुर्गी के अंदर एक कड़क मुर्गी होती है, ब्लैक कलर की कड़क मुर्गी जो होती है, इस कड़क मुर्गी में मांस जो होता है वो टेंडर मांस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडर मांस कहलाता है। साथियों, भैंस जो है, इस भैंस के मांस के अंदर जो है उसको बफन भी बोलते हैं और कारा बीफ भी बोलते हैं। साथियों, बफन जो है, बफन, ये किस प्रकार का भैंस है? तो रिवर भैंस जो है, रिवर भैंस, इस रिवर भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। तो भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। रिवर भैंस को ही क्या कहा जाता है? इसके रिवर भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। और एक भैंस जो है उसके मटन को कारा बीफ कहा जाता है। साथियों, कारा बीफ जो है ये कौन सी भैंस है? ये स्वैम्प, स्वैम्प भैंस जो होती है वो किस, वो उनके मांस को क्या कहा जाता है? तो स्वयं भैंस के बीफ को, सॉरी, मांस को क्या कहा जाता है? कारा बीफ कहा जाता है। साथ ही स्वयं किस प्रकार के, रिवर तो आपको साफ पानी के अंदर तैरने वाली हो ही गई। ये कीचड़ में लौटने वाली, कीचड़ में जो लोटी रहती है, पड़ी रहे सारी आण कीचड़ में, तो उसको कहा जाता है कारा बीफ कहा जाता है। साथियों, भैंस जब कीचड़ के अंदर लौटती है, कीचड़ में लौटती हैं, भैंस जब कीचड़ के अंदर लौट जाती हैं तो उनको वेलोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोइंग। पानी में तैरती है, कीचड़ में लौट जाती है, पानी चाहे वो स्वस्थ पानी क्यों ना हो, जोड़ का पानी क्यों ना हो, जोड़ में भैंस लौटे हैं तो उनको वेलाइंग बोलते हैं। और जो गंदा पानी होता है कीचड़ टाइप का, उसमें लोट मारती हैं तो उसको भी क्या कहता है? वेलोइंग बोला जाता है। उम्मीद है साथियों ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। भैंस पानी में तैरती हैं तो ये ध्यान रखना उसको भी वेलोइंग कहा जाता है। और कीचड़ में जब वो ठंडी रहे हैं, कीचड़ के अंदर लोटी जा है तो उन्हें भी बोल दे हैं वेलाइंग कह दे हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, कैपरा हिरकस क्या है? तो साथियों, कैपरा हिरकस क्या है? तो बच्चे का नाम है क्या कैपरा हिरकस, या बकरी का वैज्ञानिक नाम है, या बकरी के वंश का नाम है, या फिर बकरी में प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है? तो साथियों, सभी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हम, आइए देखते हैं। ये बकरी का जो कैपरा हिरस जो है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। बकरी का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में भी दे रखा होगा ये वैज्ञानिक नाम, ये रहा देखो बी ऑप्शन में, वैज्ञानिक नाम है। साथियों, बकरी की जो जाति होती है, बकरी की जाति, तो जाति कौन सी है? ये
कैप्रा हिरकस। वैज्ञानिक नाम कहें आप बकरी की जाति करें तो वो किस प्रकार की है, वो कैप्रा हिरकस है। अगर मैं बकरी के वंश की बात करूं तो बकरी का वंश जो होता है वो कैप्रा कहलाता है। वंश का नाम क्या है, कैप्रा है, कैप्रा। और साथियों अगर बात करूं मैं, 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ कर ही लेंगे। बकरी का जो बच्चा होता है, बकरी का बच्चा, साथ ही इस बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। 1 वर्ष से छोटा जो होगा, छोटे का मतलब मैंने नीचे कर दिया भाई, डाउन वाला एरो कर दिया। 1 वर्ष से छोटे आयु जो होगी, उम्र जो होगी उनकी, तो वो क्या कहलाएगा, बकरी का बच्चा किड कहलाएगा। साथियों 1 वर्ष से अधिक का भी तो हो सकता है, 1 वर्ष से अधिक का भी तो बच्चा बकरी का हो सकता है, उसको बकिंग बोलते हैं, बकलिंग, बकिंग, बकलिंग, इसको क्या बोलते हैं, उसको बकलिंग बोलते हैं, बकलिंग, बकलिंग बोलते हैं। साथियों बकरी के अंदर जो प्रसव होता है, बकरी के अंदर, बकरी में प्रसव प्रक्रिया, देखो ये डी ऑप्शन में दे रखा है। बकरी के अंदर प्रसव की जो प्रक्रिया होती है, डी ऑप्शन के अंदर देखना आपको, यहाँ पर बकरी में प्रसव की प्रक्रिया होता है किडिंग। क्या होता है, किडिंग, किडिंग। साथियों विडर क्या होता है, विडर, विडर, WEDDER, वेडर। वयस्क नर जो होता है, वयस्क नर जो होता है जिसको हम बकरा बोलते हैं, नर बकरा जो है, बकरा को बदियाकरित बोल, बदियाकरित, उसको जो बदियाकरित करवाते हैं उसको विडर बोला जाता है। साथियों पैन किसको बोलते हैं, पैन को, पैन तो कह देंगे जब हम लिखने लग रहे, पेन। साथियों पेपर वाला ये नहीं पूछेगा आपको पेन, HSSC भी नहीं पूछती आपसे पेन लेके आना कि नहीं लेकर, HSSC कहते पेन लेके भीतर ना बढ़ जियो भाई, पेन हम अपने आप दे देंगे, 3 रुपये वाला पेन जो है वो हम अपने आप दे देंगे। तो बकरी का जो रखने का स्थान होता है, जिसने आप बाड़ा कह दिया, हाँ, बकरी के रखने के स्थान को पेन बोलते हैं, पेन। साथियों ट्रिप क्या होता है, ट्रिप, ट्रिप ऐसे बोल दे, ट्रिप। बकरी का जो समूह होता है, बकरी का या बोल दे या बकरियों का ठीक रहेगा, बकरियों का समूह, बकरियों का समूह। साथियों इस समूह को हम झुंड बोलते हैं, बकरियों का समूह क्या कहलाता है, झुंड कहलाता है। साथियों सर्विंग क्या होती है, सर्विंग, सर्विंग, SERVING, सर्विंग। सर्विंग क्या होती है साथियों, बकरी के अंदर समागम, बकरी में समागम की क्रिया बोल सकते हैं। समागम को हम बोल सकते हैं हिंदी में, एक और शब्द है जैसे मैथुन बोल सकते हैं, एक और शब्द है मीटिंग, मीटिंग बोल सकते हैं। साथियों पशुओं के अंदर जो एआई करवाई जाती है, वो एआई की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, वो पशुओं के अंदर एआई करवाई जाती है तो वो क्या कहलाता है, सर्विंग कहलाता है। साथियों एक शब्द और है ब्लीटिंग, ATING, ब्लीटिंग। हिंदी में भी इसको ऐसे लिख दें, बिल्टिंग जो है, बिल्टिंग। तो ये साथियों क्या होता है, बिल्टिंग। बिल्टिंग जो होता है ये बकरी के अंदर, जो बकरी है वो बकरी की आवाज जो होती है, बकरी की आवाज। साथियों बकरी की आवाज जो है, इस बकरी की आवाज को क्या बोलते हैं, मिमियाना बोलते हैं। बकरी आवाज करती है मिमियाना, मिमी मिमी करती रहती है, तो बकरी की आवाज को क्या बोलते हैं, मिमियाना बोलते हैं। एक शब्द और भी हो जाएगा अगर यहाँ देखें तो, एक शब्द है ब्राउजिंग। क्या है, ब्राउजिंग। तो ब्राउजिंग क्या होता है साथियों, बकरी जब पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों के ऊपर चढ़कर, जैसे आपने अगले दोनों पैर उठा के, किसी झाड़ी है, बोझा है, पेड़ है, पौधे हैं, तो उनके ऊपर जब पेड़ों पे चढ़कर और जीभ से जब उनके पत्तों को क्या करती, खाती है। और खाने को कैसे खाएगी, तो उनको चूट चूट कर खाती है। तो बकरी के द्वारा पेड़ पौधों, पेड़ पौधों के ऊपर पत्तों को चूट कर खाना जो कहलाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, ब्राउजिंग कहलाती है। तो इतने सारे फैक्ट थे साथियों। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बकरी में किस नस्ल में सींग अनुपस्थित होते हैं। यानी बकरी की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें सींग अनुपस्थित होते हैं। साथियों एक बकरी की नस्ल है विदेशी, और एक बकरी की नस्ल है देसी, यानी भारतीय बोल सकते हैं इसको। देसी को मतलब क्या है, एक भारतीय है, एक विदेशी है। तो साथियों भारतीय नस्ल जो है इसमें सींग होते हैं, क्या होते हैं, सींग होते हैं।
भारतीय नस्ल में, देसी नस्ल में सींग होते हैं, और जो विदेशी नस्ल है इसमें सींग नहीं होते। तो विदेशी नस्ल में सींग नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर सिरोही नस्ल है, भारतीय नस्ल है, बीटल नस्ल है, भारतीय नस्ल है, जमुनापारी है, भारतीय नस्ल है। तो ये नस्लें भारतीय हैं, तो इसके मतलब ये क्या हो जाएंगी, देसी नस्ल हो जाएंगी। कौन सी नस्ल हो जाएंगी, देसी नस्ल हो जाएंगी। तो देसी के अंदर तो सींग है, तो और विदेशी कौन सी है, टोगनबर्ग जो है ये विदेशी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, टोगनबर्ग। साथियों मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया था, पीछे भी एक स्क्रीन के ऊपर आपसे डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन जब आया था कि टोगनबर्ग जो है ये बकरी जो है कहाँ की निवासी है। तो इसका निवास जो है वो स्विट्जरलैंड से माना जाता है। कहां से, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वहां से इसकी उत्पत्ति, निवास स्थान जो है वहां का माना जाता है। साथियों बकरी जो होता है, इस बकरी को हम क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। गरीब की गाय जो होती है, गरीब की गाय कौन है, गरीब की गाय बकरी है। साथियों बकरी जो है ये चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फरीज जो है इसकी संज्ञा भी बकरी को दी जाती है, क्योंकि बकरी जो है ये डबल एटीएम के तौर पे काम करती है भाई, डबल एटीएम के तौर पे काम करती है। साथियों बकरी को ही रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। जब मर्जी हो जब बकरी का दूध निकाला जा सकता है, तो इसको रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों बकरी के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, बकरी के अंदर क्रोमोसोम, बकरी में क्रोमोसोम जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो बकरी में क्रोमोसोम 60 होते हैं। साथियों अगर आपसे पूछे बकरी में दांत कितने होते हैं, बकरी में दांत, तो साथियों बकरी के अंदर दांत कितने होते हैं, जितने मानव के अंदर होते हैं, तो 32 दांत जो होते हैं बकरी के अंदर होती है। साथियों एक पश्मीना प्रकार की ऊन होती है, सभी को पता होगा पश्मीना ऊन जो होती है, पश्मीना ऊन। आपने झूठ साच में भी इसका नाम तो जरूर सुना ही होगा कहीं ना कहीं। जैसे सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियां शुरू होती हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारे आसपास गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जैसे कोई बाहर से यानी लोकल आदमी नहीं होता, वो यहाँ पर कुछ शॉल, स्वेटर या फिर चादर वगैरह या बेचने के लिए आता है। तो जब वो पश्मीना ऊन की बात करता है कि ये 1500 रुपए का शॉल है, ये 2000 का शॉल है, पश्मीना का है, तो साथियों पश्मीना जो ऊन है ये एक बकरी से तैयार की जाती है, जिसका नाम है चंगथनी, चंगथंगी। चंगथंगी नस्ल जो है ये चंगथंगी नस्ल है, कश्मीर के अंदर मिलती है। कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, कश्मीर के अंदर ये जो है बकरी होती है, उसमें किस प्रकार की ऊन है, पश्मीना ऊन। साथियों पश्मीना ऊन तो बहुत महंगी है, करीब करीब 4 लाख 1 केजी का भाव होगा। ऊन जो है 1 किलो ऊन का भाव जो होगा 4 लाख रुपए तक। तो 1500 2000 में कोई भी हमें शॉल नहीं देने वाला भाई। शॉल वगैरह जो है 1500 1800 में कोई शॉल नहीं मिलने वाला, सारे नकली सौदे हो रहे हैं। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय का रंग लाल एवं उसमें काले रंगों का मिश्रण होता है। वाह भाई वाह, गजब का क्वेश्चन बना दिया भाई। ये पीवीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही ये जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हरियाणा सीईटी में ही पूछा गया है। हरियाणा सीईटी में तो अभी बहुत चीज बाकी है पूछनी, हरियाणा सीईटी में, क्योंकि अगर नेशनल तौर के ऊपर सेंटर के एग्जाम, किसी सेंटर के एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आने वाले किसी भी हरियाणा के पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो वो बन ही चुका है, पेपर में तो पूछा ही जा चुका है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन को सेट करेगा, वो सेटर एग्जामिनर जो होगा, वो क्वेश्चन सेटर जो होगा, वो पेपर जो है कहीं से भी उठा के वो क्वेश्चन को डाल सकता है। तो सेंटर के एग्जाम से उठा सकता है, किसी स्टेट के एग्जाम से उठा सकता है। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है, कोई भी किताब उठा के वहां से क्वेश्चन को सेट कर सकता है। तो क्वेश्चन का नहीं पता कहां से आ जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर में आ लिया इसका मतलब क्वेश्चन ऑथेंटिक तो है ही है, वो कहीं ना कहीं से तो एग्जामिनर ने, वहां भी क्वेश्चन सेटर ने वो क्वेश्चन को उठाया होगा, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी भी आगामी पेपर में पूछा जा सकता है। साथियों गिर गाय जो है, गिर गाय ये साधारणतः क्या होती है, लाल होती है। साधारणतः क्या होती है, लाल होती है। ये देखते हैं, साधारणतः क्या होती है, लाल होती है ये। और साधारणतः लाल होती है तो इसके अंदर काले सफेद धब्बे होते हैं। कैसे होते हैं, काले सफेद धब्बे जो होते हैं इसके अंदर होते हैं, काले सफेद धब्बे होते हैं। साथियों रेड सिंधी जो है, रेड सिंधी ये गहरा लाल रंग की होती है। गहरा लाल बोल दे, गहरा लाल जो होता है जिसको बोलते हैं भाई ये फुल रेड है, ये क्या है, फुल रेड है, रेडी कलर की होती है, सिंधी गाय है। सिंधी के नाम भी मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेड सिंधी, 2-4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन ही जाएंगे। रेड सिंधी, साथियों रेड सिंधी के अन्य नाम जो है, रेड सिंधी के वो अन्य नाम मिल जाते हैं। साथियों इसी को माही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माही। माही महेंद्र सिंह धोनी वाला माही है भाई ये, माही। रेड कराची,
इसको रेड कराची भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रेड कराची? क्योंकि पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो पाकिस्तान के कराची क्षेत्र से जब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो इसका नामकरण भी रेड सिंधी कराची के नाम से है। इसी को माही भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम थार पारकर की। ये तीसरे नंबर वाला जो है थार पारकर, कई क्वेश्चन में इसका नाम भी आ चुका है भाई। थार पारकर जो है पाकिस्तान के साथियों सिंध प्रांत पड़ता पाकिस्तान के अंदर, और इस सिंध प्रांत के अंदर एक जगह पड़ती है थार पारकर। ये थार पारकर पाकिस्तान के अंदर एक जिला है। तो थार पारकर जिले में इसकी उत्पत्ति है, इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया? थार पारकर दिया गया। साथियों थार पारकर जो है इसका रंग, जो रंग की बात करें, थार पारकर के रंग की बात करें तो साथियों इसका रंग गरे होता है। किसा होता है? गरे। गरे को हिंदी के अंदर एक शब्द मिल जाएगा आपको, धूसर कलर। तो धूसर कलर किसा होता है? ग्रे कलर होता है। साथियों हम ग्रे कलर को स्लेटी रंग बोलते हैं ना, स्लेटी रंग जो है ग्रे कलर होता है। साथियों इसकी पीठ जो होती है थार पारकर, तो इसकी पीठ जो है, इस पीठ पर हल्का, पीठ पर क्या होता है? पीठ पर हल्का काले रंग की, काले रंग की क्या होती है? धारियां मिलती हैं। काले रंग की क्या मिलती हैं? धारियां पीठ के ऊपर मिलती है, काले रंग की धारियां। और इसी पीठ थार पारकर को फिर किस नाम से जाना जाता है? इसको थारी के नाम से जाना जाता है। इसी को गरे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। तो गरे सिंधी भी आपसे पूछ ले तो थार पारकर है, थारी पूछ ले तो भी थार पारकर है। साथियों डी ऑप्शन और बच गया। इस डी ऑप्शन के अंदर क्या है? होलिस्टन फ्रीजन। साथियों यहां पर नाम लिख दिया होलिस्टन फ्रीजन। तो होलिस्टन फ्रीजन जो है ये वैसे तो मूल रूप से हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड की। अगर नहीं दिखाई देता तो दोबारा इससे देख लें। ये मूल रूप से किसकी है? हॉलैंड की प्रजाति है, हॉलैंड से वहां की नस्ल है, हॉलैंड की नस्ल है। पाली कहाँ भी जा सकती है। इसका रंग जो होता है वो काले पर सफेद होता है, काले व सफेद धब्बे होते हैं भाई, काले व सफेद धब्बे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि लाल और काले रंग का मिश्रण जो होगा वो किस में है? सिंधी में है। लाल के ऊपर काले रंग, काले सफेद धब्बे जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? गिरगाय के अंदर मिलते हैं। आइए आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्न में किस नस्ल के सींग चौड़े, भारी भरकम व सिक्कल शेप के होते हैं? तो सिक्कल शेप के होते हैं, इसमें हम बात करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी हरियाणवी की। साथ ही हरियाणवी जो नस्ल है, हरियाणवी, इसकी उत्पत्ति हिसार व रोहतक से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? हिसार व रोहतक से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। साथ ही हिसार रोहतक के अलावा भी आपको ऑप्शन के अंदर दिल्ली या फिर दिल्ली के साथ गुरुग्राम क्षेत्र मिल जाए तो दिल्ली और गुरुग्राम के क्षेत्र से, या मूल रूप से तो हिसार और रोहतक की यही है, रोहतक की मूल रूप से है। रोहतक और हिसार मूल रूप से इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है, लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम को बीच में शामिल कर लिया जाता है। ये जो हरियाणवी नस्ल की गाय है, इस नस्ल की गाय का रंग सफेद होता है। किस प्रकार का होता है? सफेद रंग की गाय होती है, सफेद रंग की गाय होती है। इसमें पीठ के हिस्से में जो होता है, पीठ का जो हिस्सा होता है, पीठ का हिस्सा, उस पीठ के हिस्से पर भूरे रंग की लालिमा जो है, ये लालिमा होती है, भूरे रंग की लालिमा होती है। साथ ही इस हरियाणवी नस्ल की जो गाय होती है, इस गाय का जो चेहरा होता है, चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है। ललाट जो होता है, जिसको माथा बोलते हैं, ललाट जो होता है जिसको माथा बोलते हैं, ललाट भी इसका क्या होता है? लंबा माथा होता है। सींग जो होते हैं, सींग 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 ये मध्यम आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मध्यम आकार के होते हैं। सींग किस प्रकार के होंगे? मध्यम आकार के होते हैं। और इसकी पूंछ जो होती है वो छोटी होती है, अधिक लंबी नहीं होती, छोटी ही पूंछ की होती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा साथियों राठी नस्ल की जो गाय दे रखी है बी ऑप्शन में, एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों राठी जो है एक क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार नस्ल है। तो थार पारकर जो नस्ल है, थार पारकर नस्ल से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई साहिवाल की, और साहिवाल के साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग एक सिंधी से करवाई गई। तो साथियों तीन जो नस्ल हैं, इन तीनों नस्लों का क्रॉस ब्रीडिंग तैयार किया था, राठी नस्ल जो है वो तैयार हुई थी। साथियों इस राठी के अन्य नाम भी मिलते हैं। अन्य नाम जो है राठी के हरियाणा की कामधेनु भी इसको बोला जाता है, हरियाणा की कामधेनु।
तो साथियों ध्यान रखना, हरियाणा की कामधेनु किसको बोला जाता है? राठी को बोला जाता है। इसका रंग चितकबरा सा रंग होता है इसका, ये भी ध्यान रखना, आगे किसी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। साथियों एक तो ये संकर नस्ल की है, यानी क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार है, संकर नस्ल से तैयार है। सींग इसके छोटे ही होते हैं। सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। बस इतनी सारी बातें हैं। डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है भाई, डी ऑप्शन में मालवी, क्या दे रखा है? मालवी। तो डी ऑप्शन के अंदर जो मालवी दे रखा है साथियों, मालवी नस्ल की गाय जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों इसके सींग छोटे ही होते हैं। सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं, और नुकीले, छोटे और नुकीले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा कांकरेज जो है, क्योंकि भारी भरकम इसी के अंदर होते हैं। साथियों अगर कांकरेज की बात करूं तो कांकरेज जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों इसी कांकरेज का नाम जो है, कांकरेज के नाम मिलते हैं, इसी को नागू बोला जाता है। तो नागू गाय बोल दे इसको, सांचोरी गाय बोल दे इसको, बन्नाई गाय बोल दे इसको। तो ये सभी किसके नाम है? कांकरेज के नाम है। साथियों कांकरेज गाय का ऊपर एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा। कांकरेज गाय जो है गायों में, भारतीय गायों का जिक्र है, भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल जो है वो कौन सी है? वो कांकरेज गाय की नस्ल है, कांकरेज गाय की। साथियों कांकरेज गाय के जो सींग होते हैं, सींग वो आधार से चौड़े होते हैं। आधार जो होता है गाय के सींगों का, आधार जो होता है वो चौड़ा होता है, भारी भरकम होता है, चौड़ा भी होता है, भारी भरकम भी होता है। और इनके ऊपर जो आर्कड बनी होती है, हिंदी में भी इसको आर्कडी बोल दे, आर्कड बनी होती है, या इसको चंद्र चरण आकार का बोल दे, या फिर इसको सिक्कल चांद भी बोल दे। क्या बोल दे? सिक्कल चांद बोल दे। इसके जैसी इसकी आकृति जो होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? कांकरेज बन जाएगा। भारी भरकम सींगों वाली सिक्कल शेप की होती है, कांकरेज गाय होती है। आइए भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होता है? साथियों अभी जिक्र किया है किस रंग की गाय का रंग चितकबरा होता है। तो ये देखो, चितकबरा का मतलब भी हम समझेंगे, सफेद। अच्छा चितकबरा एक नाम लिख ही दे, क्वेश्चन में तो दे ही रखा है, चितकाबरा। चितकाबरा का मतलब क्या होता है? चितकाबरा का मतलब होता है सफेद। गाय का रंग तो सफेद है, लेकिन उस सफेद के अंदर क्या मिलता है? लाल धब्बे मिलते हैं। सफेद में क्या मिलते हैं? लाल धब्बे मिलते हैं। और ऐसी गाय कौन सी थी? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, कौन सी है? राठी। अगर आपसे पूछ ले कि लाल में सफेद, लाल में सफेद, तो लाल रंग की तो गाय होती है लेकिन उसमें सफेद धब्बे मिलते हैं, तो ऐसी गाय कौन सी है? तो ऐसी गिर गाय है। किस प्रकार की गाय है? गिर गाय जो है ये गिर गाय है। साथ ही इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में नागोरी। तो ऑप्शन में तो लिख ही रखा नागोरी, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, नागोरी। साथियों नागोरी रंग जो है ये गाय, सॉरी नागोरी नस्ल की गाय जो है इसका सफेद धूसर कलर का होता है। धूसर को हम बोल देंगे गरे भी बोल देंगे, और गले गरे को साथियों क्या कहा जाता है? स्लेटी बोला जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है? ये नस्ल जो है थार पारकर जैसी है। कैसी है? थार पारकर जैसी नस्ल जो है वो कौन सी हो जाएगी? नागौरी गाय की नस्ल हो जाएगी। साथियों नागौरी गाय जो है, नागौरी गाय, इस नागौरी गाय के जो बैल होते हैं, नर जो होता है इसका बैल जो होता है वो दौड़ने में तेज होता है। क्या होता है? दौड़ने में क्या होता है? तेज होता है वो। और इनकी और थार पार कर, सॉरी नागौरी की अगर मैं जिक्र करूं तो इसके सींग जो होते हैं, सींग ये लंबे होते हैं, औसत से लंबे हो जाते हैं। लेकिन इसका जो लास्ट का किनारा जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नोक बोलते हैं। नोक जो होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो ये इसकी पहचान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राठी। तो चितकाबरा पूछा गया था सफेद के अंदर, यानी गाय का रंग तो सफेद होगा लेकिन उसमें लाल धब्बे मिलेंगे, बड़े बड़े धब्बे और बहुत सारे मिलेंगे, तो राठी नस्ल की गाय है।
आगे बात करते हैं, भारतीय गोवंश व विदेशी गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों भारतीय गाय का मतलब यहाँ क्या है, देसी गाय, और यहाँ पर विदेशी गाय। तो साथियों देसी गाय का तो नाम क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम बोस इंडिक्स, और बोस टारस जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा विदेशी का। साथियों अगर मैं ये क्या लिखा हुआ है, चलो कोई क्वेश्चन टाइप हो रखा है इसके ऊपर, बाकी ध्यान नहीं देंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे है, किस नस्ल की गाय को कोशी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। साथियों कोशी नस्ल की गाय के नाम से किसको जाना जाता है, तो कोशी नस्ल की गाय के नाम से जाना जाता है साथियों मेवाती। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कर भी लेंगे। मेवाती नस्ल की गाय जो है मेवाती, तो साथियों मेवाती नस्ल की गाय जो है इसकी उत्पत्ति हरियाणा के मेवात क्षेत्र से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, हरियाणा के मेवात क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। इसी को कोशी नस्ल बोला जाता है, कोशी नस्ल भी इसको बोला जाता है। साथियों इस गाय का मेवाती रंग की गाय जो है इसका रंग सफेद होता है, क्या होता है, सफेद होता है, यानी मिल्की व्हाइट सा होता है। लेकिन गर्दन के ऊपर, गर्दन व पैरों के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, जैसे कंधे बोल दे के उनको, थुई के आसपास का क्षेत्र, तो कंधों पर हल्का हल्का काला रंग होता है, हल्का काला काला रंग होते हैं, दूधिया टाइप का कलर सा वहां मिल जाएगा। गिर गाय जो होती है, गिर गिर वैसे हमने इसका जिक्र कर दिया, लाल में सफेद। और राठी की जो गाय होती है उसमें भी हमने पीछे अभी जिक्र भी किया था, सफेद में लाल, क्या होता है, सफेद में लाल। हरियाणवी की नस्ल जो होती है गाय की, हरियाणवी नस्ल परफेक्ट व्हाइट होती है, हरियाणवी नस्ल जो है परफेक्ट व्हाइट होती है, इसका भी हमने पीछे जिक्र किया था। अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मेवाती गाय जो है, मेवाती गाय, साथियों मेवाती गाय की आंखें जो होती हैं, आंखें आंखें पूर्ण रूप से खुली होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण रूप से खुली होती हैं। और जब आंखें खुली होंगी तो आंखों के चारों तरफ जो है घेरा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, घेरा पाया जाता है। और जब घेरा पाया जाएगा, जैसे बन तो नहीं पाएगा भाई, ऐसे ही थोड़ी बनावट सी करके देखते हैं। मान लो ये गाय का चेहरा है, ठीक है, तो इस गाय का चेहरा है, तो गाय के चेहरे के ऊपर ये आंख लगा लो भाई, गाय की आंख लगा लो। इस आंखों के ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे घेरा पाया जाता है। साथियों घेरा पाया जाता, तो आपको नहीं लगता कि ये किस प्रकार का घेरा है, जैसे चश्मा लगा रखा गाय ने, क्या कर रखा है, चश्मा लगा रखा गाय ने। तो चश्मे वाली गाय या चश्मे वाली नस्ल जो है, तो चश्मे वाली नस्ल जो है गाय की कौन कौन सी है, तो चश्मे वाली नस्ल जो है वो एक तो साहिवाल है, यही लिख देते हैं, साहिवाल नस्ल जो है इसमें भी आंखों के ऊपर क्या मिलता है, उसमें घेरा मिलता है साहिवाल नस्ल में। और एक मेवाती में, जिसका उत्तर अभी मेवाती हमने यही देखा है, तो मेवाती उत्तर हो जाएगा मेवाती। साथियों दोनों में ही होता है ये, दोनों में ही घेरे मिलते हैं, यानी चश्मे वाले गाय का जिक्र किया साहिवाल और मेवाती हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इतने ही थे भाई। सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी सभी साथियों का। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। और अपने किसी भी क्वेश्चन का लेकर डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सभी साथियों को पीडीएफ चाहिए, ये क्लास की पीडीएफ है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक चेक कर ले, लिंक से आप क्या कर सकते हैं, फिर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। सभी साथियों का धन्यवाद।